हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विद यश। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डाउट डिस्कशन सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Rutherford's alpha particle scattering experiment proved that the atom has, उसने न्यूक्लियस को एस्टैब्लिश किया था एक्सपेरिमेंट से। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक एग्जैक्टली ऑन द सेम पाथ एंड सर्टेन बाउंस बैक एट पर्टिकुलर एंगल। तो उससे प्रूव होता है कि उसमें न्यूक्लियस है। चलो, A and B are two elements which have same atomic weight, माने उनके लिए A की वैल्यू सेम है, ठीक है। are having atomic number 27 and 30, तो इसका Z और इसका Z दे दिया गया है। if the atomic weight of A is 57, तो डेफिनेटली A का 57 है तो B का भी क्या हो जाएगा, 57 ही हो जाएगा। then the number of neutrons in B, चलो भाई, तो इसका यूज करेंगे कंसेप्ट जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि ए के लिए अगर फॉर ए की वैल्यू अगर 57 है तो ऑब्वियसली बी के लिए भी ए की वैल्यू कितनी होगी, 57 होगी। अब हमें एक चीज पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, ए माइनस जेड। तो ए की वैल्यू है 57 और जेड की वैल्यू है 30, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। सो 27 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन को आज हम डील करने वाले हैं। फाइंड आउट द एटम्स which are isoneutronic. Isoneutronic means what? Number of neutrons same. Number of neutrons same. आइसोन्यूट्रॉनिक के लिए एक और भी वर्ड है जिसको आइसोटोन्स कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें a माइनस जेड करते जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 8, 15 माइनस 7 इक्वल्स टू 8 एंड 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। तो पहला ही हमारा आंसर आ गया है। तो इसमें है 6, इसमें है 7 और इसमें है 10, इसमें है 8, इसमें है 7 और इसमें है 10। इसमें देख लेते हैं, इसमें है 8, इसमें है 7 और इसमें है 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसको आइसोटोन्स या तो आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। चलो, स्पीशीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स टू वन अनदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स माने क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। चलो भाई, Cn माइनस, जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो जितने यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है उतने एडिशनल इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं। तो कार्बन के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 और +1, तो कुल मिलाकर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है। OH माइनस की बात करें तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 और हाइड्रोजन का हो गया 1 और एक एडिशनल है तो ये हो गया 10। यहाँ जाए CH3 प्लस, कार्बन के हो गए 6, हाइड्रोजन के हो गए 3 और +1 है, माने एक कम करना पड़ेगा तो यहाँ आ गए 8। यहाँ जाओ N2, एक नाइट्रोजन के 7 तो 2 नाइट्रोजन के हो जाएंगे 14। CO, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8, तो कुल मिलाकर हो गए 14। तो 14 कहीं कहीं है, बाकी 8 और 10 तो एक ही बार है। तो कहाँ है, A, D एंड E। तो A, D, E माने थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, फॉर एनी एनायन, एनायन माने X माइनस 3 दिया है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 ज्यादा है इस स्पीशीज में। द मास नंबर इज 14, माने A की वैल्यू आपको दे दी है 14 है। आगे बढ़ेंगे, इफ एनायन हैज 10 इलेक्ट्रॉन, एनायन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू Z। तो Z की वैल्यू हो गई है 7।
देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बहुत ही आसान, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है, दैट इज 14 माइनस 7, तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलो। Which of the following pairs is correctly matched? Isotopes, isotopes किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो। तो एटॉमिक नंबर ही सेम नहीं है, मास नंबर सेम है, इसको आइसोबार्स कह सकते हैं। जिनका एटॉमिक मास सेम हो या तो मास नंबर सेम हो, उसको आइसोबार्स कहेंगे स्टूडेंट्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब क्या हुआ कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, 13 माइनस 14 माइनस 16, 31 माइनस 15 माइनस 16 एंड 32 माइनस 16 माइनस 16, तो डेफिनेटली ये आइसोटोन है। आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब क्या हुआ कि जिसका मास नंबर सेम हो, इसका 16 है, इसका 17 है, इसका 18 है, तीनों के अलग अलग है, तो ये नहीं है। हाँ, अब इसको देखो, ये आइसोटोप्स है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो ये है 7 माइनस 7 और माइनस 3 चार्ज, तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और -2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये एक बहुत ही वियर्ड सा एग्जांपल दे दिया है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये किसी भी तरह से पूरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन ये तीनों को कंपेयर करेंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड वन। ठीक है, चलो ओके, चलो क्या क्या मैच करना है चेक करेंगे। ओके, ये क्या है, आइसोटोप्स है, हाँ देख लेते हैं, 26 26 26 26 और 54 56 57 58, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग, तो ये आइसोटोप्स सही है। ठीक है, या तो एक दूसरे के साथ मैच करना है, क्या करना है, हाँ करना है, तो ये है ए। अब 1H3 2He3, तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये आइसोबार्स है, तो इसके साथ बनेगा डी। अब इसको देखो 76 एंड 32, तो इन दोनों के बीच में 32 33, माने एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर भी अलग है, तो चेक करेंगे कि भाई इसमें क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 44 है और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 44 है। अब यहाँ आ जाओ, 92 यूरेनियम 235 एंड 90 थोरियम 231। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स किसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स सेम होता है। तो पहले तो इसको चेक करते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे मेरे ख्याल से 143 जितने न्यूट्रॉन्स है और इसमें 141 जितने न्यूट्रॉन्स है। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे यूरेनियम के लिए, 143 माइनस 92 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51, और यहाँ पर इसके लिए करेंगे 141 माइनस 90 करेंगे तो इसके लिए भी 51 आ रहा है। तो जिसके लिए डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन सेम हो उसको आइसोडायाफर्स कहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है आइसोडायाफर्स का। अब इसको देखो 1H1 1D2 एंड 1T3, इन्होंने जानबूझकर क्या है, हाइड्रोजन के जो दो आइसोटॉप्स है ना उसका सिंबल दे दिया है। तो यहाँ पर डी क्या होता है, ड्यूटेरियम, और टी क्या होता है, ट्रिटियम। और हमें ऐसे पता ही है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन जिसको आइडियली कहते हैं प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के आइसोटॉप्स है, तो यहाँ पर आएगा ए। तो ADBCA, ADBCA, सो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है और ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं जो कंसेप्चुअल हो लेकिन आपका टाइम ज्यादा खा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको केयरफुल रहना है। क्यों, क्योंकि इतना टाइम लगाने के बाद भी आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन में है ना हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना है। अबाउट व्हाट? अबाउट ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम क्या है? इट इज 1H2, तो उसका मास नंबर है 2, उसका एटॉमिक नंबर है 1, उसमें प्रोटॉन होता है 1, इलेक्ट्रॉन होता है 1 और न्यूट्रॉन भी होता है 2 - 1 = 1। तो लेट्स चेक। इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये बिल्कुल सही है। इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, भाई ये भी सही है। इट कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? ये तो गलत है। D2O इज कॉल्ड हैवी वाटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि डी को क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, तो D2O को क्या कहते हैं? हैवी वाटर कहते हैं। तो ये तीन सही है, 1 2 एंड 4, थर्ड गलत है, तो वो ही हमारा आंसर है। ठीक है, चल। The relative abundance of two rubidium isotopes at atomic weights 85 and 87 are 75% and 25%। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कि भाई एवरेज एटॉमिक मास माने आम, एवरेज एटॉमिक मास जिसको आम कहते हैं, आम, दैट इज व्हाट? तो जिसकी जितनी परसेंटेज अबंडेंस है मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक वेट से, दैट इज 85 इंटू 75 प्लस 87 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको अगर आप फॉलो करोगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा 85.5। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करके इसको और इसको सिंप्लीफाई करके 100 से डिवाइड करोगे, वैसा ही है जैसा क्लोरीन का केस था। याद करो, क्लोरीन में 35 एंड 37 और उसका 75% है 35 और 25% है 37, जिसका एवरेज क्या आता है? 35.5। तो ऐसे ही इसका भी एवरेज क्या आएगा? 85.5। चलो 10, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज? पहले तो पता होना चाहिए, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय मास। उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, जिसको सिंपली सिंबॉलिक वर्जन में E/m कहते हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे। चलो भाई, तो E/m फॉर प्रोटॉन अगर मैं फाइंड करूं, प्रोटॉन, ठीक है ना, तो इसको E/m ही रखता हूं और अब मैं E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइंड करता हूं। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He+2 होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है? +2 है। तो प्रोटॉन के लिए हमने न्यूमरेटर में E लिखा है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस E। अब अगर मैं हीलियम की बात करूं, तो आपको पता है कि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो अगर प्रोटॉन का मास 1 यूनिट कंसीडर करें, तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना होता है, स्लाइटली हैवी होता है लेकिन ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितना कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस का जो मास है ना, वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में 4 टाइम्स होगा। तो अगर प्रोटॉन के लिए डिनोमिनेटर में m है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए डिनोमिनेटर में 4m आएगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा E/2m। ठीक है, और इसका हमें क्या चाहिए? इसका हमें रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे? E/m ऑफ प्रोटॉन अपॉन E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये है E/m और ये है E/2m। तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 2 और आंसर बनेगा 2:1। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो, in an atom 13Al27 the number of protons, electron and neutrons are these, hence the ratio will be in the order। चलो भाई, ये है Z और ये है A, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा? A माइनस Z, 27 माइनस 13 इक्वल्स टू 14। अब बहुत ध्यान से, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है न्यूट्रॉन। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहला वर्ड प्रोटॉन है 13,
दूसरा वर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज 13 और तीसरा वर्ड न्यूट्रॉन है दैट इज 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 13 14। सो ये हो गया 2। ठीक है, चलो। Atomic weight of neon is 20.2. Neon is a mixture of these and these. The relative abundance of isotope, heavy or isotope, हमें क्या फाइंड करना है, इसका कितना अबंडेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो मैं ये बिलीव कर रहा हूं कि नियॉन 22 जो है ना वो x% है, तो नियॉन 20 कितना होगा, 100 माइनस x होगा। Now average atomic mass is equals to what? Is equals to x into 22 plus 100 minus x into 20 divided by 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें दे दिया गया है, वो है 20.2 is equals to 22x plus 2000 minus 20x divided by 100। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा 2020, ये बन जाएगा 2x प्लस 2000। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। और x क्या है, x 22 का परसेंटेज है जो हैवी है। तो हैवी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 10%। बहुत ही आसान सिंपल मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट 89 गामा 231। अब ये गामा कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट के लिए बता दिया गया है। तो ये है आपका Z और ये है आपका A। तो A माइनस Z अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो 231 माइनस 89, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 142। 142 दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला वर्ड है प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर 89। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 142 एंड इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 89, 142 एंड 89। सो आपका आंसर हो गया 3। ओके, चलो 15 atoms 6C13 and 8O17 related to each other as। अब देखो ध्यान से, पहले तो ये देख लो कि ये दो एलिमेंट ही अलग है तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते हैं। अब ये दोनों के मास सेम नहीं है तो ये आइसोबार्स नहीं हो सकते। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करो, 13 माइनस 6 करोगे तो आंसर आएगा 7 और 17 माइनस 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा 9। तो ना तो इसमें न्यूट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग है। तो ये ना तो आइसोटोप्स है, ना आइसोटोन्स है, ना आइसोबार्स है। तो पहले तो क्या क्या निकल सकता है, आइसोटोन्स निकल गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आइसोस्टर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। आइसोस्टर्स ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं CO एंड N2। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें 2 एटम्स है, इसमें भी 2 एटम्स है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है 6 + 8 14 और इसमें 2 × 7 14। तो द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो तो उसको आइसोस्टर्स कहते हैं। ये भी नहीं है। अब आइसोडायाफर्स, ये बार बार आ रहा है। आइसोडायाफर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी स्पीसीज जिसमें डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। तो पहले तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हमने निकाले थे, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले थे 7, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले हैं 9। तो 7, इसमें n माइनस पी प्लस की वैल्यू क्या होगी, इसमें 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 होगा और इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1 होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो उनको क्या कहेंगे, आइसोडायाफर्स कहेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन। चलो, the E by M ratio is maximum for what? E by M ratio is maximum for what? माने जिसका E ज्यादा हो और M कम हो उसको E by M ज्यादा होगा। चलो लेट्स चेक।
अब इसके लिए E/m की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, E/m की वैल्यू, ठीक है, तो ऊपर चार्ज आएगा 1 यूनिट और नीचे मास क्या आएगा, ये ड्यूटेरियम है, तो उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, तो मैं डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ। He प्लस, इसका चार्ज 1 यूनिट है और इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसका चार्ज है 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, तो डिवाइडेड बाई 1, और इसका चार्ज 2 यूनिट है, इंटरेस्टिंग, +2, लेकिन इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलो भाई, तो हम मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए, एंड आइसोटोन ऑफ दिस, आइसोटोन का मतलब क्या होता है बताओ, आइसोटोन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना। 76 माइनस 32 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें 44, इसमें कितने हो जाएंगे, 77 है तो इसमें 35 हो, सॉरी 45 हो जाएंगे, 45। अब 77 माइनस 33 इसमें हो जाएंगे 44, इसमें आ जाओ 77 माइनस 34, तो इसमें तो हो गए 43, और 78 एंड 34, तो इसमें अगेन हो जाएंगे 44, तो हमें क्या चाहिए, 44 से मैच करना है, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 वाला आंसर है हमारा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, in 7 and 14, if the mass attributed to electrons were doubled, the mass attributed to protons were halved, the atomic mass would become approximately what? अब देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन का मास डबल या ट्रिपल करो या 5 टाइम्स करो या आधा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में ऑन एन एवरेज 1837 टाइम्स लेस है, तो उसका मास अगर आपने डबल ट्रिपल कर दिया या हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया ना, तो वो एटम के ओवरऑल मास पर कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन का मास या न्यूट्रॉन का मास आपने डबल ट्रिपल ऐसा कुछ भी कर दिया ना, तो ओवरऑल मास पर वो बहुत ज्यादा असर करेगा, ठीक है। चलो, अब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं। चलो, तो प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का मास। तो पहले कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन की बात, तो कार्बन अभी इनिशियली 6C, सॉरी नाइट्रोजन है 7n14 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन का मास 7 यूनिट होगा, न्यूट्रॉन का मास 7 यूनिट होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास तो हम एज सच भी कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो गया 14, अभी 14 यूनिट है। अब क्या है, अब न्यू मास, न्यू, ये ओरिजिनल, अब क्या है, अब न्यू मास, तो न्यू मास क्या होगा, तो भाई प्रोटॉन का मास देख लो, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, एंड द मास ऑफ एट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स वर हाफ, तो इसका मास हो चुका है 3.5, इसका मास है 7 और इसका अभी भी डैश है, तो ये हो चुका है 10.5, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 25% कह सकते हैं, ये हाफ तो नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, रिमेन सेम भी नहीं होगा। अब ध्यान से देख लो कितना मास घट गया, 3.5, when 3.5 is 25% of 40, तो ओरिजिनल मास से क्या हो गया है, 25% मास कम हो गया है, तो आंसर विल बी 3, ओके। चलो, the value of Planck's constant is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. The velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Which value is closest to the wavelength in meters of a quantum of light with frequency 8 into 10 to the power 15 second inverse? अब देखो इसमें प्लैंक कांस्टेंट देने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत ही नहीं है, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा, तो आपको फाइंड क्या करना है, लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी पावर 8, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है 8 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑलमोस्ट 0.375 आएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा -7,
तो ये बनेगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -8 और आंसर बनेगा मीटर। चलो ठीक है। The energy of 1 mole photon of radiation having frequency this, चलो frequency this। अब देखो स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू एच न्यू, लेकिन ये है एनर्जी इन जूल पर 1 फोटोन है, और अगर आपको चाहिए 1 मोल फोटोन तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक फोटोन की एनर्जी को आप अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी मिलेगी। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन 1 मोल फोटोन हैज अ स्पेशल नेम, उसको क्या कहते हैं, उसको आइंस्टाइन कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन 1 मोल फोटोन इज कॉल्ड आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जो है ना, वो आइंस्टाइन की फॉर्मूला क्या है, आइंस्टाइन को कहते हैं ई डैश, एंड ई डैश इज ई इंटू एन, दैट इज ई की वैल्यू है एच न्यू और इंटू एन, एन माने एवोगैड्रो। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5.01 इंटू 10 टू द पावर 14 और n की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलो तो सबसे पहले तो 6.626 इंटू 5.01 इंटू 6.022 इंटू इन सबको मिला लेते हैं, तो इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर बनेगा 37। 37 इंटू -34 को मिलाओगे तो इसका आंसर बनेगा 3। तो ये बन चुका है जूल पर मोल फोटोन। अब इन दोनों को मिला लो तो ये बनेगा 6.626 इंटू 5.01 इंटू 6.022 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। इन दोनों को मैंने मिला लिया है, चेक करो। ठीक है, अब मेरे पास बचा क्या है उसको ही मैं फॉलो करूंगा। एक तो मेरे पास है 6.6, एक है 5 और एक है 6, चेक करो। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो इसका आंसर बनेगा ऑलमोस्ट 30। ठीक है, तो यहाँ पर है 6.6 इंटू, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, 6.626 रखते हैं चलो अभी के लिए। 626 इंटू ये ऑलमोस्ट 30 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 198 जितना ऑलमोस्ट आंसर बनेगा। तो 198 अगर कहीं फॉलो कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये 26 को भी अगर आप जोड़ लेंगे ना तो इसका आंसर 200 बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलो जूल पर मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स थियरी, उसके बाद हम साथ में डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड थियरी, जे थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन टू बोर्स थियरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने पॉजिटिव फीडबैक डाल सकते हैं। आप कोई टिपिकल चैप्टर के बारे में हमें सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तो डेफिनेटली डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।